अच्छा जी, आए जरा बोर्ड पे देखिए। सर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर आप मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, डिविडेंड एक कंपनी अगर परपिचुटी में कांस्टेंट पे कर रही है तो आप सिंपली क्या करें सर, उसको डिस्काउंट कर लें कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। याद आ रहा है? अच्छा, फिर इसी तरह अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए तो आप डिविडेंड को डिवाइड कर दें किससे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से। फिर हमने सर ये सवाल देखा था, अगर हम इसको जो है वो यहां पर ले आए नीचे, तो मेरे प्यारे भाई मेरे पास अगर मैं ए को देखूं, कंपनी ए को, कंपनी ए का इंटायर प्रॉफिट 4,60,000 है। इंटायर प्रॉफिट, अज्यूमिंग ये अपना इंटायर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो आप पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे सर? 4,60,000 के इंटायर प्रॉफिट को डिविडेंड ट्रीट करें और डिवाइड करने के से 12.5% से क्या आ रहा है देखिए, 3.68 मिलियन। ये आ गई कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। तो मैं लिख दूं 3.68 मिलियन। अब वो कह रहे जी मुझे मार्केट वैल्यू पर शेयर भी निकाल के दें, तो अच्छा, एक तरीका तो ये हो सकता था कि आप डिविडेंड पर शेयर निकाल लेते, उससे आप टोटल फिर मार्केट वैल्यू निकाल लेते, तो भी ठीक था। ये कितना आ रहा है? 147.2। अच्छा, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों कंपनी बी को अगर मैं देखूं तो मेरे पास सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, मुझे टोटल डिविडेंड पता है कितने का, 3 मिलियन का, और मुझे टोटल मार्केट वैल्यू पता है कितनी, 18.75 मिलियन। क्या आ रहा है मेरे बच्चों? तो ये 16% सीधा सीधा यहां हम जो है ना वो पुट कर देते हैं। अब बताएं सर, जो थर्ड केस है वो भी इसी तरह का है। कितना सर? 2.5 लाख प्रॉफिट है और लाइन से एक के कितना, 22 पॉइंट, अच्छा आखिरी सर मेरे पास सर डी, सर मेरे पास प्रॉफिट है 18 लाख का और मेरे पास 8% की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो 18 लाख को मैं क्या रहा, 22 पॉइंट, ये आ गया जी मेरे पास 22 पॉइंट। अब बताएं सर, अगर मैं इसको 60,000 शेयर से डिवाइड करता हूं तो 3, भाई इसमें किसी को कोई मसला, पंचायत पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, नथिंग? अच्छा जी, अब सुनना जरा दोस्त, अब मैं आपको दे रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चन और सुनना। सर मेरे पास बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी है 6 लाख, मेरे पास आरओई है 16%, मेरे पास प्राइस टू बुक रेशो, ये क्या होता है? ये जी 1.72। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भैया 1 रुपए की बुक वैल्यू मार्केट में कितनी वैल्यू कैरी करती है? 1.72। इसका मतलब है अगर हमारी बुक वैल्यू 6 लाख है तो हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 1.72। अच्छा, आपने मुझे कैलकुलेट करके देना है मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शाबाश। सबसे पहले आपने क्या किया? आपने डिविडेंड कैलकुलेट किया। अच्छा, डिविडेंड या प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सर जो मेरी बुक वैल्यू है ना इक्विटी की, उसका 16% मेरे पास आरओई है। कितना? ये आ गई सर मेरे पास मेरे डिविडेंड की अमाउंट, प्रॉफिट की अमाउंट, ऐसा। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास मार्केट वैल्यू मौजूद है कितने की? सर 6 लाख इंटू 1.72, कितना? 10,80,000।
ठीक है जी। अच्छा, अब ये आ गया सर मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ऊपर मेरे पास डिविडेंड आ गया, तो के ही निकालना आसान है। वो क्या है जी, मेरे पास 96,000 का डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1032,000, क्या आ रहा है देखें, 9.3%। पक्का? ऐसे ही मेरे बच्चों, किसी को कोई कंफ्यूजन, मसला, पंचायत, पसोड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, नथिंग? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब, हम दूसरा डिविडेंड का टाइप देखने जा रहे हैं। कौन सा? हमने ये देख लिया कि हमारा डिविडेंड कांस्टेंट है, ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड्स। ठीक है, अच्छा जी, ये याद रखिएगा, एग्जाम में 99% चांस है कि आप कांस्टेंट डिविडेंड जो आपने भी किया वो ना देखें। ठीक है जी, आप 99% चांसेस है कि क्या देखोगे, ये सेकंड और थर्ड। ठीक है जी, मेरे बच्चों बोर्ड में देखना, सारी चीजें छोड़ दो और पूरा फोकस करो। एक पूरा मॉडल मैं आपके सामने डेवलप कर रहा हूं। ठीक है, मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास एक कंपनी है जिसने ₹1,000 के ओपनिंग कैपिटल से जिंदगी शुरू की है। कितने से? 1,000 का ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 20%। कितना कितना आता है जी? प्रॉफिट कितना आ गया? इसका मतलब है ₹1,000 के प्रॉफिट में हमने ₹200 का प्रॉफिट, ₹1,000 के कैपिटल में हमने ₹200 का प्रॉफिट बनाया। क्लियर? कंपनी ने सोचा यार हम डिविडेंड देते हैं, पूरा नहीं पूरे 200 नहीं, कितना? इस 200 का से 60%। कितना? अब 60% कितना होता है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट बांट दिया? नहीं, आपने एक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रिटेन कर लिया, जिससे आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया? 1,080। ऐसा है। अब 1,080 का क्या मतलब है? 1,080 का क्या मतलब है? अगले साल जब मैं अगले साल सर बिजनेस करूंगा तो मेरे पास ज़्यादा एसेट्स होंगे। जब अगले साल मेरे पास ज़्यादा एसेट्स होंगे तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट बनाऊंगा। तो मुझे एक बात बताएं, मेरे पास 1,080 पे अब मुझे 20% का सर आरओई मिलेगा। कितना? 216। अब इसी 216 का मैं 60% बांट दूंगा, 130 कर लूं, क्या बचा? 11 अच्छा, 1166 इंडिकेट कर रहा है कि मेरे नेट एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब बताया मेरे पास सर 2 और इसमें से मैंने देना है सर डिविडेंड कितने का? क्या बचेगा सर मेरे पास? 1259। सर 1259 के नेट एसेट्स में कैरी कर रहा हूं नेक्स्ट ईयर। अब बना जी, इस पे 20% का आरओई बनेगा और इसका 60% में बांट दूंगा और आई विल एंड अप एट 1360। सर मुझे आखिरी साल भी करके दे दें, 5 सालों का डाटा मुझे चाहिए। 270 और सर मेरे पास ये बच गया 1469। ये नेट एसेट्स बच गया मेरे पास। पक्का? अब मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, अब मेरा सवाल है आपसे, क्या आपको ये डिविडेंड कांस्टेंट नजर आ रहे हैं? नहीं सर, ये डिविडेंड मुझे कांस्टेंट नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे ये डिविडेंड ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, लगातार ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। अज्यूम करें मेरे प्यारे बच्चों कि इस वक्त आप ईयर 5 के एंड पे खड़े हैं, यहां खड़े हुए आपको आपके डिविडेंड की हिस्ट्री नजर आ रही है? डिविडेंड की हिस्ट्री नजर आ रही है? क्या नजर आ रहा है? 120 रुपए का डिविडेंड ग्रो करता करता 163 पे आ गया। तो पहले तो आप ये डिटरमिन कर लें कि आपका डिविडेंड किस रेट से ग्रो कर रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं सर, गौर से सुनिएगा, क्या अच्छे तरीके से सुनना, क्या मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रेट कैलकुलेट करूं? ये देखूं कि इन 2 सालों में कितना ग्रोथ है, इन 2 सालों में कितना ग्रोथ है, इन 2 सालों में कितना ग्रोथ है और इन 2 सालों में कितना ग्रोथ है? नहीं 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 नहीं, मैं एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करूंगा कि
सर 120 रुपए का डिविडेंड था मेरा, कब? पहले साल के एंड में, और ये ग्रो करता करता कहां तक पहुंच गया? 163 तक। वो क्या रेट है, वो क्या रेट है जिसने 120 रुपए के डिविडेंड को 163 पे पहुंचा दिया? यार ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज आ रही है? कितने सालों में भाई? 5 या 4? 4 या 5? अच्छा एक काम करते हैं, पहली ग्रोथ यहां, ये पहली ग्रोथ, ये फर्स्ट ग्रोथ, ये सेकंड ग्रोथ, ये थर्ड ग्रोथ, और ये फोर्थ ग्रोथ। तो इसका मतलब है डिविडेंड 4 दफा ग्रो हुआ है। ईयर 1 और ईयर 5 में 5 साल का गैप नहीं है। ईयर 0 पे डिविडेंड नहीं दिया तुमने, कब दिया है? ईयर 1 पे दिया है, और ईयर 5 पे डिविडेंड दे रहे हो, तो तुम्हारी ग्रोथ कितनी है? 4 साल होगी है। तो मैं कह रहा हूं जी, वो क्या रेट है जो 120 रुपए के डिविडेंड को, ग्रोथ रेट क्या है, 4 सालों में कितना कर दे? 163। ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, कि 120 रुपए को 4 सालों में। अच्छा अब बताएं सर, अगर इसको मैं सॉल्व करने जाऊं तो ग्रोथ रेट कितना ऐसा है? अब एक बच्चे को टेंशन हो रही है, ये कैसे आया, यहाँ से यहाँ कैसे आया? तो आप इस फंक्शन को ऐसे कर सकते थे कि मैं काम करता, मैं 163 यहीं रखता, इसको डिवाइड कर देता किससे? 120 से। ये 120 वहाँ ले जाता, तो यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड हो जाता। फिर सर मेरे पास ये पावर लगी हुई है, ये कैसे ख़त्म होती? ये मैं ले लेता जी 1/4। फिर ये 1 कैसे ख़त्म होता? ये ऐसे कर लेता, तो मेरे पास ये आ जाता कितना? 8%। ऐसा। अब इसका मतलब है मेरा डिविडेंड 8% से ग्रो कर रहा है। क्या अज्यूम करूं कि आगे भी क्या करेगा? 8% से ग्रो करेगा, ऐसा। अब एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इक्विटी की मार्केट वैल्यू मालूम करने जाऊं तो मैंने पढ़ा जी डिविडेंड डिवाइडेड बाय के। अब एक प्रॉब्लम ये है कि भाई डिविडेंड कांस्टेंट होगा तो फंक्शन लगेगा, और कांस्टेंट नहीं होगा तो ये फंक्शन, तो क्या करें अब? आपने सर अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फंक्शन इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? अच्छा, क्या मुझे पता होना चाहिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या? नहीं सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने इस फंक्शन में सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ रेट। व्हाट इफ कि आपकी ग्रोथ 0, डिविडेंड में ग्रोथ हो ही नहीं, तो क्या होगा? ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और आपका फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा किस पे? अच्छा सर, ये फंक्शन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का, देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर अभी इस कोर्स के अंदर ना, आप अभी थोड़े टाइम में कुछ डेरिवेटिव की भी इन्वॉल्वमेंट देखोगे, तो मैं आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बता दूंगा कि ये इस तरह करना है हमने, ठीक है? ये फंक्शन है किस चीज़ का? ग्रोइंग, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो डिविडेंड कितना है मेरे पास सर? लेटेस्ट 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैं अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम कि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जी 17%, अज्यूम कर रहा हूं, माइनस क्या आ रहा है देखो जरा, 19, ये 1956 है क्या? किसकी मार्केट वैल्यू? किसकी? एंटायर कंपनी की। किसकी? क्योंकि आपने डिविडेंड किसका यूज किया है? एंटायर कंपनी का। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, गौर से सुनना, क्या मुझे दोबारा जाके आज क्यूटी की किताबें उठा के ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फंक्शन देखना चाहिए? नहीं सर, नहीं देखना चाहिए आपको। बस आपको पता होना चाहिए कि यार ये कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एन्युटीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका है, ठीक है जी। आपको जाके अब दोबारा किताबें उठा के अगर इसी कंक्लूजन पे आने का फॉर्मूला सही है तो मैं आपको बता रहा हूँ सही है, ठीक है जी। अब आप इसकी पेचीदगियों में नहीं जाएगा, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मुझे एग्जाम में डिविडेंड की ग्रोथ रेट गिवन हो, डिविडेंड गिवन हो, के गिवन हो, मैं मार्केट वैल्यू निकाल लूंगा? पक्का जी? सर इसको कॉपी करें, शाबाश, एक स्टेप हम और आगे बढ़े। जी शेयर होल्डर का देखो, उसको इस नज़रिए से नहीं देख रहे ना, ऊपर आप ग्रोथ रेट से बढ़ा भी रहे हो डिविडेंड्स, या मैं एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का पूरा फंक्शन या डिराइव भी करवा के आपको दे दूँ, हैं? वाकई
मतलब मैं आपको बोलूँ इस पाने से ना नट खोलते हैं, आपको वो नट खोलना तो छोड़ो, पाना बना कैसे ये बताओ हैं। अच्छा, अब ये एक अच्छा सवाल है कि ये 1956 है क्या? ये इंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू है, ये पूरी कंपनी की बुक वैल्यू 1469 है और मार्केट वैल्यू कितनी है? अच्छा, किस पॉइंट पे वैल्यू निकली है? सर ये निकली है जनाब एट द एंड ऑफ 5th ईयर। मैं क्लास ख़त्म करके फ़ोन करता हूँ तुम्हें, रुको जी। ऐसा है हैं? मार्केट प्राइस हर एक साल पे? सीधी सी बात है कि अगर मैं ये वैल्यूएशन यहाँ करता यहाँ ऑब्वियसली डिफरेंट होती। ठीक है, किस चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू है ये सारी? ये मार्केट वैल्यू है क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। ठीक है ना, बड़े हम आगे। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर अभी आपने ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया, ऐसा? तो ग्रोथ रेट आपने किससे कैलकुलेट किया? सर ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के दो फंक्शंस हैं। एक आपने किया जनाब हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड से। पेपर में हिस्ट्री दी हुई होगी, अक्सर दी हुई होती है, कभी कभी नहीं दी हुई होती है। तो हम क्या यूज करेंगे सर वहां पर? हम यूज करेंगे गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है जी, ये गुर्दो नहीं लिखा है, ये गॉर्डन्स लिखा है। अच्छा, गॉर्डन क्या कहता है? गॉर्डन ये कहता है जी कि ग्रोथ रेट दो चीजों से मिलकर बनता है। उसने कहा जो ग्रोथ रेट है ना वो बराबर है कंपनी की आरओई और कंपनी का रिटेंशन रेशो। उसने कहा जी अगर आप अपना 40% डिविडेंड रोकते हैं, 60% बांटते हो तो 40% रोकते हो ना, अगर 40% आप रिटेन कर रहे हो अपना डिविडेंड और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, तो इसका मतलब है अगले साल 40% भी आपको 20% कमा के देगा। ठीक है जी, तो सर इसका मतलब है हमारी ग्रोथ रेट क्या होगी? ऐसा? मुझे बताएं ये रिटेंशन रेट आप कहां से लेके आए? आपने लेटेस्ट ईयर उठाया, लेटेस्ट ईयर उसका आपने वो देखा, डिविडेंड देखा, सॉरी प्रॉफिट देखा और डिविडेंड पे आउट देखा। डिविडेंड पे आउट कितना है? 163। आपने कहा जी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कितने का? 272 का। 163 क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बाकी रह कितना गया? 10। अब जरा 109 जो कि रिटेन प्रॉफिट है डिवाइड करो उसको टोटल प्रॉफिट से, कितना? ये आ गया 40%। फिर ऐसे ही है। और फिर आपने क्या किया सर? आरओई कैसे निकाला? आरओई आपने कहा जी कंपनी का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल। वेरी गुड सर। प्रॉफिट कितना है जी हमारे पास लेटेस्ट ईयर का? 272 डिवाइडेड बाय 13। अच्छा, ये जो फिगर्स आपने उठाई हैं किस साल की उठाई हैं? आखिरी साल की। आखिरी साल की। तो मुझे बताओ सर डिविडेंड की हिस्ट्री से ग्रोथ रेट निकालना बेहतर या इस तरीके से बेहतर? याद रखो बेटा इसमें सिर्फ एक साल का डाटा आपने यूज किया है, हिस्ट्री में क्या होता रहा है वो आपने देखा ही नहीं। तो जो डिविडेंड की हिस्ट्री से ग्रोथ रेट निकालने का फंक्शन है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक साल का डाटा आप यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो? हिस्टोरिकल डिविडेंड्स पूरे यूज़ कर रहे हो। ऐसा कितना आ रहा है सर ये मेरे पास? 20%। पक्का जी कर लोगे मेरे बच्चों? बड़े हम आगे। देखो मैं कह रहा हूं जी आपके पास 40% एसेट्स है ना, आप अपने रोक रहे हो, प्रॉफिट का 40% रोक रहे हो। अगले साल आपका ओरिजिनल कैपिटल भी आपको कमा के देगा। कितना कमा के देगा? और ये जो रिटेन पोर्शन है ये भी आपको कमा के देगा 20%। तो इफेक्टिवली आप ग्रो करोगे कितने से? 8% से। ठीक है ना जी जनाब, बड़े हम आगे। कॉपी कर लो सर इसको। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें 2 मिनट के लिए छोड़ दो, 2 मिनट के लिए सारी चीज़ें छोड़ दो। बोर्ड पे देखो दोस्त, मुझे एक बात बताएं, अगर आप गॉर्डन के फंक्शन पे
थोड़ा सा ध्यान दें। तो गॉर्डन भाई आपको कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट बराबर है R/B। ठीक है जी, R क्या है हमारे पास? रिटर्न ऑन इक्विटी। और ये B क्या है? तो B R होना चाहिए, B क्यों लिखा आपने? ना 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 ना, गॉर्डन कहता है A एंड B ये दो पार्ट्स हैं आपके प्रॉफिट के। A पार्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, और B पार्ट है जो आपने क्या किया, रिटेन किया अपने पास। ठीक है जी, तो ये क्या है मेरे पास सर? रिटेंशन रेशियो ना। अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन को ज़रा ऐसे लिखूँ कि ग्रोथ रेट बराबर है ROE, प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल, ऐसा रिटेंशन रेशियो कैसे निकलता है? रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ग्रोथ रेट आता है, ऐसा। तो अगर मैं काम करूं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कैंसल आउट कर दूं तो मेरे पास क्या रह जाता है? मेरे पास रह जाता है जी, किसी भी साल का रिटेन्ड प्रॉफिट उठाएं और उसको डिवाइड कर दें किससे? ओपनिंग कैपिटल से। तो सवाल में बाज़ औक़ात डाटा कम होगा तो आपको ग्रोथ रेट निकालने का ये फंक्शन भी आना चाहिए। वो आपको सर ना दे बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ दे दे तो आप ग्रोथ रेट तब भी मालूम कर सकते हो। ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा जी? रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल। चलो जी, तैयार हो मेरे बच्चों? हमने दोनों चीज़ें देख ली। अब आओ ज़रा कुछ सवालात हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा फंक्शन और भी अपने पास लिख लो। अब तक की समरी जिसको आप कहते हैं, आपको मैंने ये बताया जनाब, नो ग्रोथ इन डिविडेंड्स। इसमें हमने क्या देखा? नो ग्रोथ इन डिविडेंड्स में आपने ये देखा कि आपने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE से। और KE कैसे निकालोगे? KE बराबर है डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। अच्छा, E की जगह ना आप वर्ड यूज कर सकते हो P। P क्या है? प्राइस। क्या है जी? ये P नॉट क्या है? आज की प्राइस। ठीक है जी, ये बात समझ आती है? आज की प्राइस। अच्छा, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों हमने अभी ये देखा, हमने इसके अलावा क्या देखा? नो ग्रोथ डिविडेंड के बाद ग्रोइंग डिविडेंड। इसमें आपने क्या किया जी? प्राइस कैसे निकाली? आपने प्राइस निकाली, प्राइस का फंक्शन बराबर है डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1, ये ग्रो होगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय, ऐसा। अच्छा जी, दूसरा देखें सर, एक और, KE कैसे कैलकुलेट हो? इस फंक्शन में KE भी निकाल सकते हो, इसी फंक्शन से निकल आएगा ना KE। लेकिन अगर एक बंदा कह रहा है नहीं मुझे KE का अलग से फंक्शन दिमाग में रखना है, तो सर वो ऐसे निकलेगा, डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। ये भैया इसी फंक्शन से मैंने बनाया। आप चाहो तो एक ही फंक्शन याद कर लो, दूसरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बंदा कह रहा है तेज़ी से निकालना है तो उसके लिए KE पक्का। दूँ एक सवाल, देखो हम चूंकि बात कर रहे होते फ्यूचर की ना, तो उसमें मैं एजम्पशन ले लेता हूं कि रिटर्न इक्विटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, वो तो एक्चुअल में जाके पता चलेगा कि क्या चेंज हो रहा है, लेकिन चूंकि हम वैल्यूएशन करते हैं फ्यूचर कैश फ्लोस पे, तो उसमें एजम्पशन यही ली जा सकती है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी यही रहेगी, रिटर्न ऑन इक्विटी ये रहेगी। ठीक है ना अब्दुल मोहित? ये एक फंक्शन है
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है ना। यार वैसे ये क्यूटी में पढ़ाते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पढ़ाते हैं? बहुत पहले पढ़ा था ये, मैं जब 8वीं जमात में था तो तब मैंने वहाँ जो है ना पीआरसी किया था। वेरी गुड सर, बेहतरीन। बच्चे ने कहा ये 8 क्या लिखा हुआ है? ग्रोथ लिखा है, जी लिखा है। इसको सही कर ले भाई, नहीं तो ये 8 ही समझ के चला जाएगा पेपर में। शाबाश जी, शुरू हो जाओ। इसके लिए पुरानी नॉलेज इस्तेमाल की होगी जरा सी, है जी। आपने सबसे पहले किया ये होगा, प्रॉफिट निकाला होगा। अच्छा, प्रॉफिट कौन सा? नेट प्रॉफिट होता है सर हमारे पास शेयर होल्डर को देने के लिए। सर मेरे पास नेट प्रॉफिट है जी 4 मिलियन की सेल्स, बल्कि यही निकाल लेते ना, क्या आ रहा है? 14,40,000। हाँ जी, मेरे पास सर कंपनी का वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट ऐड कर दूं, क्या आ जाएगा मेरे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का? 14 लाख ना, सॉरी 14 मिलियन। अब इस 14 मिलियन में से मेरे प्यारे बच्चों एक पोर्शन लॉन्ग टर्म डेट है, एक पोर्शन इक्विटी है। एक इक्विटी, एक लॉन्ग टर्म डेट है। अच्छा, ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू है। इक्विटी कितनी है भैया हमें नहीं पता। लॉन्ग टर्म डेट पता है कितना है जी? तो मेरे पास 9 मिलियन क्या हो गए जी? अब मुझे तो मार्केट वैल्यू चाहिए सर, प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ गिवन है कितनी? तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं 9 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दूँ किससे? 1.3 से। क्या आ रहा है सर मेरे पास? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना? 11 पॉइंट। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास डिविडेंड है कितने का? 1404। अच्छा, ये कांस्टेंट डिविडेंड अज्यूम कर रहे हो? क्यों सर? लिखा हुआ ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। अब ये याद रखना, ये निशानी है 100% पे आउट की। अब बताओ जी क्या आ रहा है सर मेरे पास? के पक्का जी? डन है जी। अच्छा, अब बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक छोटा सवाल हम और देखते हैं। ये अगर सवाल आपने कर लिया तो ये है आपका एग्जाम स्टैंडर्ड, ठीक है जी। अच्छा, बल्कि एक काम करो, ये सवाल आपको मैं घर से देता हूं करने के लिए, आपको मैं एक छोटी सी चीज़ पढ़ा देता हूं 6 महीने में, ये 6 मिनट में, ठीक है जी। मार्केट वैल्यू ऐसे लिखते हैं, कन्वेंशन ऐसा ही होता है, टीआई होता है। अच्छा, प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। एक बात बताओ, गौर सुनना, सारी चीज़ें 2 मिनट के लिए छोड़ दो, प्लीज़ बोर्ड पे देख लो। एक कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 10 रुपये पर शेयर, $5 मिलियन टोटल रुपीस, ठीक है। शेयर कैपिटल के बाद शेयर प्रीमियम है सर 8 मिलियन। सर मेरे पास रिजर्व्स हैं, कौन कौन से? रिटेन्ड अर्निंग्स, कैपिटल रिजर्व, फलाना रिजर्व, ढिमकाना रिजर्व, जो भी है, ठीक है जी, 2 मिलियन। ये कितना हो गया जी टोटल बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी? 15 मिलियन। एग्जामिनर ने कहा प्राइस
टू बुक वैल्यू, कौन सा? प्राइस टू बुक रेशो। प्राइस टू बुक रेशो हमारे पास 2, कितना? तो बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? किससे मल्टीप्लाई करूं इस 2 को? 15 लाख से या 5 लाख से? हैं 15 लाख या 5 लाख? सर पूरे 15 लाख, क्योंकि प्राइस टू बुक रेशो का मतलब है इंटायर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी का मार्केट वैल्यू है 1 रुपए की बुक वैल्यू, 2 रुपए की मार्केट वैल्यू, ठीक है? तो मैं क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं किसको? 15 मिलियन को। क्या आ जाता जनाब मेरे पास? 30 मिलियन। ऐसा एक तरीका तो ये कि एग्जामिनर आपको क्या दे? प्राइस टू बुक रेशो दे। डन। क्या दे दे? प्राइस टू बुक। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? आपको दे जी मार्केट वैल्यू पर शेयर। क्या दे? एग्जामिनर ने आपको मार्केट वैल्यू पर शेयर दिया, से मिसाल के तौर पर 60 रुपए। कितने? 60 रुपए। अब बताओ इस 60 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने? नंबर ऑफ शेयर्स कितने जी? 10 रुपए का एक शेयर है तो 5 लाख। तो मैं इस 5 लाख को मल्टीप्लाई करूं किससे? क्या आ रहा है जी ये? लेकिन ये तो शेयर कैपिटल की वैल्यू आ गई ना, इसमें बाकी हम वो भी ऐड करेंगे, रिजर्व्स भी हैं। ऐसा है नहीं है? नहीं है ऐसा। यानी मार्केट वैल्यू पर शेयर में ऑलरेडी सारे के सारे रिजर्व शामिल हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने मिसाल के तौर पर एक शेयर खरीदा OGDC का, कल ले जाके आपने सर 150 रुपये में निकाल दिया, 150 रुपये में निकाल दिया शेयर। अब आप जाके कंपनी का दरवाज़ा पीट रहे हो कि मेरे पैसे और भी निकलते हैं, दो। उन्होंने कहा किस चीज़ के? आपने कहा मैंने तो शेयर कैपिटल का हिस्सा बेच दिया ना, मेरा जो हिस्सा रिजर्व में वो तो दे दो। नहीं भाई नहीं, जो मार्केट वैल्यू पर शेयर है उसके अंदर सारे का सारा इक्विटी का कंपोनेंट क्या है? अब बताएं, अगर एग्जाम में मार्केट वैल्यू पर शेयर दी हुई है और नीचे ये इक्विटी के कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं तो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे। लेकिन अगर प्राइस टू बुक रेशो दिया है ना, तो वो चाह रहा है कि इंटायर इक्विटी की बुक वैल्यू को कंसिडर करो और उसको मल्टीप्लाई करो किससे? मार्केट प्राइस से। ऐसा तो ये दोनों चीज़ें याद रहेंगी। अब बताएं, अगर एग्जाम में आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी देना होगी, एग्जामिनर ने 2 तरीके से देगा। या तो मार्केट वैल्यू पर शेयर देगा, तो आपने सिंपली नंबर ऑफ शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसा, और कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब है सर मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बराबर है किसके? फेयर वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। और सर मेरे पास बुक वैल्यू ऑफ ऑल इक्विटी कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू बुक रेशो। पक्का देख लोगे इसको? तो प्राइस टू बुक रेशो में आपने सिंपली क्या करना है, पूरी इक्विटी लेनी है, पूरी की पूरी, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, शीमियम जो भी है सब, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 1 रुपए की बुक वैल्यू को मार्केट क्या वैल्यू दे रही है। और सर आपने जब मार्केट वैल्यू पर शेयर गिवन है तो फिर आपने इक्विटी के बाकी किसी कंपोनेंट को नहीं छेड़ना, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर उठाने और सीधा सीधा उसको प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा। अच्छा मेरा एक सवाल है, एक कंपनी शुरू हुई, उसका शेयर की प्राइस थी 10 रुपये, उसने प्रॉफिट कमाया, शेयर की वैल्यू बढ़ गई, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना, वो आपकी बुक वैल्यू में सिर्फ ऐड नहीं हो रहा बल्कि मार्केट वैल्यू पर शेयर में भी ऐड हो रहा है। तो अगर ये मार्केट वैल्यू पर शेयर 12 हो गई है ना, तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या शामिल है? जो प्रॉफिट का कंपोनेंट है वो ऑलरेडी शामिल है। तो आपको अलग से प्रॉफिट ऐड करने की फिर ज़रूरत, आप सिंपली इस मार्केट वैल्यू पर शेयर को उठा के मल्टीप्लाई कर देना किससे? नंबर ऑफ शेयर्स। पक्का? बस यहीं तक रखते हैं हम सर, जल्दी छोड़ रहा हूँ आज मैं। देखो जब एक शेयर 10 रुपये का चल रहा है और वो प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, तो क्या होगा? ये शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। अच्छा बुक में तो रिटेन अर्निंग में आ रहा होगा, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही होगी किसमें? प्राइस के अंदर। तो जब आप नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हो 12 से, तो एंटायर इक्विटी की मार्केट वैल्यू आ जाती है उससे। आपको अलग से जो रिजर्व्स हैं वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्राइस में ऑलरेडी सारे कंपोनेंट्स ऑफ रिजर्व्स मौजूद हैं। ठीक है,
चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह आपको खुश रखे।